हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकुर सोलंकी स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। आज है 10 सितंबर। आज की करंट अफेयर न्यूज़ और गवर्नमेंट जॉब रिलेटेड न्यूज़ देख लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो पहली न्यूज़ यहाँ पर है, बीएससी में 100 कॉलेजों के छात्रों का रुका परिणाम। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बिब ने बीएससी का परिणाम तो जारी किया, लेकिन परीक्षा देने वाले लगभग 100 कॉलेजों के छात्रों का परिणाम रोक दिया गया है। बिब ने ऐसे कॉलेजों का परिणाम रोका है जिनकी फ़ीस अभी तक नहीं मिली है। इसी तरह अन्य पाठ्यक्रमों में भी छात्रों का परिणाम रोका जा रहा है। बता दें कि बिब ने बीएससी का परिणाम अभी जारी किया है। बीएससी अंतिम वर्ष की परीक्षा में 50,000 से अधिक छात्र शामिल हुए थे। इसमें से बिब ने उन कॉलेजों का परिणाम रोक लिया है जिनकी फ़ीस बिब को अभी तक नहीं मिली है। इसके साथ ही नकल में शामिल कॉलेजों का भी परिणाम रोका गया है। बीकॉम और पीजी में भी फीस के चलते परिणाम रोके गए हैं। ऐसे में हज़ारों छात्रों का परिणाम कॉलेजों के रवैये के चलते फंस गए हैं। वहीं एक बार फिर से कॉलेज और बिब के बीच की खींचातान में हथियार छात्र बन गए हैं। परीक्षा नियंत्रक अजय कृष्ण यादव के अनुसार ऐसे कॉलेजों का परिणाम रोका गया है जिनके द्वारा अभी तक शुल्क नहीं दिया गया है। कॉलेजों की ओर से शुल्क देने के साथ ही परिणाम जारी कर दिया जाएगा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय ने सैकड़ों छात्रों का रोका परिणाम। कॉलेजों से फीस नहीं वसूल पाया भी अब छात्रों के परिणाम को रोक लगाई। नेक्स्ट न्यूज़ यहाँ पर देख लेते हैं। शाखा डाकपाल भर्ती का आवेदन शुरू हो गया है। इलाहाबाद डिवीज़न में शाखा डाकपाल और सहायक डाकपाल के पद पर भर्ती के लिए आवेदन शुरू हो गए हैं। 15 दिनों में लगभग 300 से अधिक आवेदन ऑनलाइन आ चुके हैं। इन दोनों पदों पर आवेदन प्रक्रिया 23 अगस्त से शुरू हुई है। दोनों पदों पर भर्ती मेरिट के अनुसार होगी। आवेदन फार्म जमा करने की अंतिम तिथि 22 सितंबर है। प्रवर डाक अधीक्षक डॉक्टर अंकुश भगत ने बताया कि कौशाम्बी और प्रयागराज के लिए 102 पदों पर भर्ती निकाली गई है। शाखा डाकपाल पर 48 पदों पर भर्ती निकाली गई है। वहीं सहायक शाखा डाकपाल के पद पर 54 पदों पर भर्ती निकाली गई है। डाकघर में बनने लगा आधार। प्रधान डाकघर में आधार बनाने की सुविधा शुरू हो गई है। आधार बनाने के पोर्टल में गड़बड़ी के कारण जुलाई से सभी डाकघरों में आधार बनना बंद हो गया था, जिसके लोगों को परेशानी हो रही थी। सीनियर पोस्ट मास्टर राजेश श्रीवास्तव ने बताया कि 2 दिन पहले पोर्टल सही हो गया है। जल्दी सभी डाकघरों में आधार बनने लगेगा। आधार बनेगा और वहाँ पर आप आधार में अपना मोबाइल नंबर भी अपडेट करा सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ यहाँ पर देख लेते हैं। श्रेष्ठ शिक्षण संस्थानों में आईआईटी मद्रास शीर्ष पर। देश के 10 सर्वोच्च उच्च शिक्षण संस्थानों में आईआईटी मद्रास ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। तो ये आपको फैक्ट याद रखना है दोस्तों, एग्जाम में पूछा जाएगा। आईआईटी मद्रास टॉप पर है। वहीं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस आईआईएससी बेंगलुरु दूसरे और आईआईटी बॉम्बे तीसरे स्थान पर है। टॉप 10 में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जेएनयू व बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बीएचयू भी शामिल हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने गुरुवार को नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF के तहत शीर्ष उच्च संस्थानों की रैंकिंग जारी की। सभी मामलों में सर्वोच्च उच्च शिक्षण संस्थानों में आईआईटी दिल्ली, कानपुर, खड़गपुर, रुड़की और गुवाहाटी क्रमशः चौथे, 5वें और छठे, 7वें व 8वें नंबर पर रहे। वहीं जेएनयू ने 9वां जबकि बीएचयू ने 10वां स्थान प्राप्त किया। शीर्ष विश्वविद्यालयों पर नज़र। 10 शीर्ष विश्वविद्यालयों की श्रेणी में आईआईसी बेंगलुरु पहले, जेएनयू दूसरे और बीएचयू तीसरे पायदान पर रही। शीर्ष विश्वविद्यालयों की ये सूची है। और यहाँ पर कलकत्ता विश्वविद्यालय को चौथा, अमृता विश्व विद्यापीठम को 5वां, जामिया मिलिया इस्लामिया छठा और मणिपाल अकादमी को 7वां और यहाँ पर जादवपुर विश्वविद्यालय को 8वां, हैदराबाद यूनिवर्सिटी को 9वां और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को 10वां स्थान मिला है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को। यहाँ पर आपको ये याद रखना है, श्रेष्ठ शिक्षण संस्थानों में देश में सबसे टॉप पर कौन रहा है? आईआईटी मद्रास रहा है। और शीर्ष विश्वविद्यालयों में तो आईआईएससी बेंगलुरु टॉप पर रहा है। नेक्स्ट न्यूज़ यहाँ पर देख लेते हैं। नेट पीजी में केंद्र नहीं बदल सकेंगे। नेट पीजी परीक्षा के लिए केंद्र बदलने की गुहार वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। अदालत ने कहा है कि कोरोना की स्थिति में सुधार हो रहा है, यात्राओं पर पाबंदियाँ हटाई जा रही हैं, ऐसे में परीक्षा केंद्र बदलने का तुक नहीं है। नेक्स्ट न्यूज़ यहाँ पर देख लेते हैं। सीए परीक्षा में ना शामिल होने वाले नहीं गंवाएंगे कोई मौका। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ICAI ने गुरुवार को उच्चतम न्यायालय को बताया कि कोविड-19 से जुड़ी परेशानियों के चलते जुलाई में हुई सीए चार्टर्ड अकाउंट परीक्षा में शामिल नहीं हुए उम्मीदवार कोई मौका नहीं गंवाएंगे। शीर्ष न्यायालय परीक्षा में शामिल नहीं होने का विकल्प चुनने वाले उम्मीदवारों के लिए नए सिरे से परीक्षा आयोजित करने के निर्देश जारी करने का अनुरोध करने वाली एक अर्जी पर सुनवाई कर रहा है। न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं से इस पर संस्थान को एक प्रतिवेदन देने को कहा है। ICAI के वकील ने न्यायमूर्ति AM खानविलकर की पीठ से कहा कि प्रतिवेदन पर 2 सप्ताह के अंदर एक उपयुक्त फैसला लिया जाएगा। संस्थान की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता रामजी श्रीनिवास ने पीठ से कहा कि शीर्ष न्यायालय के आदेश के अनुरूप
जुलाई में हुई परीक्षा में शामिल नहीं हुए उम्मीदवार मौका नहीं गंवाएंगे। पीठ के सदस्यों ने न्यायमूर्ति ऋषिकेश राय और न्यायमूर्ति सी.टी. रविकुमार भी शामिल हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं 40 ग्राम पंचायतों से मेरिट बदलकर भेजी गई सूचियाँ। ये धांधली हुई है। मेरिट सूचियों के संतापन में जुटा पंचायती राज विभाग। ग्राम पंचायत विभागों में जो नियुक्त होने वाले पंचायत सहायकों की गई ग्राम पंचायतों की प्रशासनिक नियुक्ति के लिए तैयार होने वाली मेरिट सूची में सचिवों ने खेल कर दिया। ग्राम पंचायतों से मेरिट बदलकर सूची जिला को भेज दी गई। अब तक ऐसी 40 शिकायतें विभाग को मिल चुकी हैं। विभाग इनकी सत्यता की जाँच कर रहा है। जिले में 423 ग्राम पंचायतें हैं। सभी ग्राम पंचायतों में पंचायत सहायकों की नियुक्ति के लिए आवेदन मांगे गए थे। आवेदन के बाद मेरिट सूची तैयार करने की जिम्मेदारी ग्राम पंचायतों को सौंपी गई थी। ग्राम पंचायतों के प्रशासनिक समिति की मेरिट 31 अगस्त तक मेरिट सूची तैयार करके पहली मेरिट वाले आवेदक का नाम प्रस्तावित करके भेजना था। इसके साथ ही सभी आवेदकों की मेरिट सूची भी भेजनी थी, लेकिन ग्राम पंचायतों में इसमें खेल कर दिया गया। इतना ही नहीं, समय से सूची भी नहीं भेजी गई। अमापुर की ग्राम पंचायत नौगांव आयुषी राजपूत पुत्री धर्मेंद्र कुमार ने बताया कि ग्राम पंचायत की मेरिट में उनके सबसे अधिक अंक हैं। सूची तैयार करते समय उनका नाम सबसे ऊपर था, लेकिन जिला को भेजी गई सूची में दूसरे स्थान पर आने वाली प्रियांशी के अंक बढ़ाकर सूची जिला को भेजी गई। सूची तैयार करने में इस तरह की यह पहली शिकायत नहीं है। 40 ग्राम पंचायतों से विभाग को इस तरह की शिकायतें प्राप्त हुई हैं। विभाग इन शिकायतों की सत्यता की जाँच कर रहा है। यहाँ पर जो देवेंद्र सिंह DPR उन्होंने क्या कहा है, ग्राम पंचायतों में पंचायत सहायक की नियुक्ति के लिए भेजी गई मेरिट सूची पर ग्राम पंचायतों से 40 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। विभाग ने इन शिकायतों की जांच की जिम्मेदारी ली है। जांच में यदि गड़बड़ झाला निकलता है तो दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। नेक्स्ट न्यूज़ यहाँ पर देख लेते हैं। कृषि विभाग चयनित अभ्यर्थियों को पसंद के जिले में देगा तैनाती। शासन ने कृषि विभाग में समूह गा के 1987 कर्मियों की नियुक्ति संबंधी कार्रवाई शुरू कर दी है। इन कर्मियों को नियुक्ति संबंधी कार्रवाई ऑनलाइन कर उनके पसंद के जिले में तैनाती देने की योजना है। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने वर्ष 2018 में अधीनस्थ कृषि सेवा के तहत प्राविधिक सहायक समूह गा के पदों पर चयन की कार्रवाई शुरू की थी। आयोग से कृषि विभाग को चयनित अभ्यर्थियों की संस्तुति प्राप्त हो गई है। अपर मुख्य सचिव कृषि डॉक्टर देवेश चतुर्वेदी ने चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति व तैनाती ऑनलाइन करने के लिए निर्देश दिए हैं। योजना के सभी अभ्यर्थियों से 3 विकल्प लेकर जहां तक संभव हो उनकी इच्छा के जिले में तैनाती दी जाएगी। वहीं निदेशक कृषि डॉक्टर विवेक कुमार सिंह ने चयनित अभ्यर्थियों को निर्देश दिए हैं कि अगर उन्होंने पूर्व में दिए गए मोबाइल नंबर में परिवर्तन किया है तो साक्ष्य सहित उसकी जानकारी ईमेल पर उपलब्ध कराएं। साथ ही नियुक्ति प्रक्रिया के लिए बनाए जाने वाले पोर्टल पर पंजीकरण के लिए सक्षम प्राधिकारी से जारी मूल निवास प्रमाण पत्र तथा पति या पत्नी के सरकारी सेवा में होने पर उनके कार्यालय अध्यक्ष की ओर से जारी प्रमाण पत्र बनवाकर रखने को कहा गया है। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं। नर्सिंग अधीक्षक और मुख्य नर्सिंग अधिकारी की तैनाती अटकी। प्रदेश के अस्पतालों में नर्सिंग अधीक्षक और मुख्य नर्सिंग अधिकारी की तैनाती का मामला अधर में लटका है। अब तक इन दोनों पदों का सृजन न होने से नर्सेज संघ में आक्रोश है। इस मामले को लेकर संघ नए सिरे से आंदोलन की रणनीति बना रहा है। केंद्र की ओर से जारी अधिसूचना के तहत 200 बेड के अस्पताल में नर्सिंग अधीक्षक और 500 बेड के अस्पताल में मुख्य नर्सिंग अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान है। प्रदेश में लखनऊ में KGMU और बलरामपुर अस्पताल के अलावा आगरा, प्रयागराज, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, मेरठ के मेडिकल कॉलेजों में एक पद पर मुख्य नर्सिंग अधिकारी का प्रस्तावित है। इसी तरह प्रदेश में 76 नर्सिंग अधीक्षक के पद सृजन का प्रस्ताव है। राजकीय नर्सेज संघ ने इन पदों के शीघ्र सृजन की मांग की है। संघ के प्रदेश महामंत्री अशोक कुमार ने कहा कि स्टाफ नर्स को नर्सिंग अधिकारी और सिस्टर इंचार्ज को सीनियर नर्सिंग अधिकारी करने का मामला भी अटका है। संघ ने मांग की है कि इन दोनों पदों के सृजन की कार्रवाई जल्द की जाए। उन्होंने कहा कि इन दोनों पदों के सृजन और नाम परिवर्तन न होने से नर्सिंग काडर को उनका हक नहीं मिल रहा है। अब नए सिरे से मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर इस प्रस्ताव को मंजूरी देने की मांग की है। उन्होंने कहा कि अगर सुनवाई नहीं हुई तो संघ आंदोलन के लिए मजबूर होगा। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं। छात्रवृत्ति के लिए 30 तक आवेदन करें उर्दू के अभ्यर्थी। सरकार से मान्यता प्राप्त स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय में संस्थागत रूप शिक्षा ग्रहण करने वाले छात्र छात्राएं जो उर्दू एक विषय के रूप में कक्षा 6 से PhD तक शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और निर्धारित प्रपत्र पर उर्दू अकादमी में 30 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। उर्दू अकादमी के सचिव जौहर बिन सगीर ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि छात्रवृत्ति के लिए उर्दू विषय में न्यूनतम 50% तथा कुल योग का न्यूनतम 45% अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी आवेदन कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि आवेदक
30 सितंबर शाम 5 बजे तक अपना फॉर्म जमा कर सकेंगे। नेक्स्ट न्यूज़ यहाँ पर शिक्षक भर्ती की चौथी सूची जारी करने की मांग की जा रही है। लगातार शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने मांग की है कि 69,000 शिक्षक भर्ती के तहत रिक्त पड़े तकरीबन 1,000 पदों पर भर्ती के लिए अभ्यर्थियों की चौथी सूची जारी की जाए। अभ्यर्थियों का दावा है कि तकरीबन 600 सीटें चयनितों की अनुपस्थिति के कारण रिक्त रह गई हैं और 350 से अधिक सीटें विभिन्न कारणों से खाली हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं ITI में प्रवेश का परिणाम घोषित। पहले चरण में यहाँ पर कितने लोग पास हुए हैं यहाँ पर दिया गया है। 1,53,731 सीटों पर अभ्यर्थियों का किया गया चयन। राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद ने राजकीय व निजी ITI में प्रवेश का परिणाम घोषित कर दिया है। बृहस्पतिवार को सत्र 2021-22 1 वर्षीय और सत्र 2021-23 2 वर्षीय का परिणाम जारी कर दिया गया है। कुल 1,53,731 छात्रों का चयन पहले चरण में हुआ है। राजकीय ITI की यहाँ पर 76% सीट पर चयन किया गया है, जबकि प्राइवेट ITI की 23% सीटों पर चयन का परिणाम जारी किया गया है। सचिव व्यावसायिक शिक्षा आलोक कुमार ने बताया कि प्रदेश की राजकीय व निजी ITI की यहाँ पर सीटें दी गई हैं। 3,82,343 सीटों में से 1,53,731 पर प्रवेश परिणाम जारी किया गया है। इन सीटों के लिए कुल 3,35,277 आवेदन किए गए थे। राजकीय ITI की 1,19,513 सीटों में से 91,559 का परिणाम घोषित किया गया है। प्राइवेट ITI की 2,62,830 सीटों में से 62,172 का परिणाम घोषित हुआ है। नेक्स्ट न्यूज़ यहाँ पर देख लेते हैं। शास्त्रीय व आचार्य में दाखिले के लिए 24 तक करें आवेदन। संपूर्णानंद संस्कृत विभाग में शास्त्रीय व आचार्य में प्रवेश के लिए आवेदन की तिथि को बढ़ा दिया गया है। दाखिले के इच्छुक छात्र अब 24 सितंबर तक आवेदन कर सकेंगे। छात्रों का दाखिला मेरिट के आधार पर लिया जाएगा। शास्त्रीय आचार्य और प्रमाण पत्री पाठ्यक्रम में प्रवेश प्रक्रिया अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में पूर्ण कर ली जाएगी। छात्र कल्याण शाखाध्यक्ष प्रोफेसर हरिशंकर पांडेय ने बताया कि अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन भरने से पहले दिशा निर्देशों को अच्छे से पढ़ लें और उसके अनुसार ही आवेदन करें। नेक्स्ट न्यूज़ यहाँ पर देख लेते हैं। CBSE नहीं बनाएगा 9वीं व 11वीं का पेपर। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE शैक्षणिक सत्र 2021-22 में 9वीं और 11वीं का कक्षा का प्रश्न पत्र तैयार नहीं करेगा। बोर्ड ने सोशल मीडिया पर जारी पत्र पर कहा कि ऐसा कोई फैसला नहीं लिया गया है। बोर्ड के परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर संयम भारद्वाज ने बृहस्पतिवार को बताया कि 9वीं और 11वीं की परीक्षा का प्रश्न पत्र अब CBSE द्वारा तैयार किया जाएगा। यह खबर बिल्कुल गलत है। दरअसल ऐसा कोई फैसला ही नहीं लिया गया है। बोर्ड द्वारा 9वीं और 11वीं कक्षा का प्रश्न पत्र तैयार कराने के लिए पहले की तरह व्यवस्था जारी रहेगी। जो पहले व्यवस्था थी वही यहाँ पर जारी रहेगी। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं। पुलिस वेरिफिकेशन में फंसी चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति। भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी होने के 5 माह बाद भी नहीं मिली ज्वाइनिंग। सहायक अभियंता के 580 पदों पर हुआ था चयन। मार्च में आया था रिजल्ट। मुख्यमंत्री ने बीते दिनों में आदेश जारी किया था कि कोई भी भर्ती प्रक्रिया 6 माह में पूरी कर ली जाए, लेकिन सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा परीक्षा 2019 के तहत सहायक अभियंता के पदों पर चयनित अभ्यर्थियों को भर्ती का परिणाम जारी होने के बाद 5 माह बाद भी नियुक्ति नहीं मिल सकी है। उनकी नियुक्ति पुलिस वेरिफिकेशन के चक्कर में अटकी हुई है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग चयनितों की नियुक्ति की संस्तुति काफ़ी पहले ही शासन को भेज चुका है, लेकिन पुलिस वेरिफिकेशन का काम महीनों से अटका हुआ है और चयनित अभ्यर्थी अब संबंधित विभागों के चक्कर लगा रहे हैं। आयोग ने सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा परीक्षा 2019 का परिणाम इस साल 26 मार्च को जारी किया था। इसके तहत सहायक अभियंता के 648 पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा कराई गई थी, लेकिन योग्य अभ्यर्थी न मिलने के कारण 68 पद खाली रह गए थे और आयोग ने 580 पदों अभ्यर्थियों को अंतिम रूप से चयनित घोषित कर दिया था। इनमें से 139 अभ्यर्थियों का चयन औपबंधिक था और बाकी 441 अभ्यर्थियों को अंतिम रूप से चयनित घोषित किया गया था। अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों की फाइलें 2 माह पहले ही आयोग ने शासन को भेज दी थी, जबकि औपबंधिक रूप से चयनित की फाइलें पिछले माह भेजी गई हैं। सहायक अभियंता के पदों पर चयनित अभ्यर्थियों का कहना है कि 2 माह से चयनित अभ्यर्थियों का पुलिस वेरिफिकेशन पूरा नहीं हुआ है। अभ्यर्थी इधर उधर भटक रहे हैं। अंतिम रूप से चयनितों का पुलिस वेरिफिकेशन पूरा होने के बाद औपबंधिक रूप से चयनित अभ्यर्थियों के वेरिफिकेशन का नंबर आएगा। अभ्यर्थियों ने शासन से मांग की है कि पुलिस वेरिफिकेशन की प्रक्रिया शीघ्र पूरी करा के उनकी ज्वाइनिंग कराई जाए। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं। पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह बनाए गए उत्तराखंड के राज्यपाल। बेबी रानी मौर्य के इस्तीफे के बाद सेना के पूर्व उपाध्यक्ष और सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह को उत्तराखंड का राज्यपाल बनाया गया है। ये आपको याद रखना है। उत्तराखंड के अब राज्यपाल गुरमीत सिंह हैं।
राष्ट्रपति ने मौर्य का इस्तीफा स्वीकार कर लिया। नई नियुक्ति के अलावा कई राज्यपालों का स्थानांतरण भी किया गया है। चीन मामलों के विशेषज्ञ माने जाने वाले अलंकृत लेफ्टिनेंट जनरल सिंह करीब 4 दशकों तक सैन्य सेवा के बाद फरवरी 2016 में सेवानिवृत्त हुए। सेना में मिलिट्री ऑपरेशन के अतिरिक्त महानिदेशक रहते हुए उन्होंने चीन से संबंधित सैन्य रणनीतिक मुद्दों को भी संभाला। सेना की सेवा के दौरान वह कई अहम विशेषज्ञ के समूह का हिस्सा रहे। चीन के साथ LAC पर सैन्य राजनयिक वार्ता में उन्होंने 7 बार हिस्सा लिया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नई नियुक्ति के अलावा कुछ राज्यों के राज्यपाल की अदला बदली के भी आदेश दिए हैं। इसमें बनवारी लाल पुरोहित को तमिलनाडु से पंजाब भेजा गया है। बनवारी लाल पुरोहित अब पंजाब के राज्यपाल होंगे। उनके पास पंजाब का अतिरिक्त प्रभार भी था। वहीं पूर्व IPS अधिकारी व केंद्र के वार्ताकार रहे RN रवि को बतौर राज्यपाल नागालैंड से तमिलनाडु भेजा गया है। असम के राज्यपाल जगदीश मुखी को नागालैंड की अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी गई है। जो असम के राज्यपाल हैं जगदीश मुखी, तो उन्हें नागालैंड के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। और जो RN रवि हैं उन्हें तमिलनाडु राज्यपाल के तौर पर भेजा गया है। और तमिलनाडु के जो राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित थे वो अब पंजाब के राज्यपाल बन गए हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं उत्तर कोरिया में आधी रात को ही स्थापना दिवस परेड में दिखे किम। उत्तर कोरिया में बुधवार और गुरुवार की दरमियानी रात स्थापना दिवस परेड हुई। तानाशाह किम जोंग भी इसमें शामिल हुए। स्थानीय मीडिया के मुताबिक हर साल आयोजित की जाने वाली इस परेड को पैरामिलिट्री एंड पब्लिक सिक्योरिटी परेड कहा जाता है। राजधानी में किम की मौजूदगी में फाइटर जेट्स करतब दिखाते नजर आए। काफ़ी समय के बाद किसी कार्यक्रम में दिखे किम एक बालकनी से लोगों का अभिवादन कर रहे थे। सैनिकों ने मार्च पास्ट किया। डॉग स्क्वाड भी परेड का हिस्सा बना। 2 साल पहले इस परेड में भारी और खतरनाक हथियार देखे जाते रहे, लेकिन पिछले और इस साल ऐसा नहीं हुआ। इस साल की यह तीसरी परेड थी। सरकारी टीवी चैनलों पर इसका सीधा प्रसारण हुआ। बृहस्पतिवार को निकाली गई परेड स्थापना दिवस की 73वीं परेड थी। यहाँ पर इमेज भी दिया गया है, आप इमेज देख सकते हैं। प्योंगयांग में पैरामिलिट्री एंड पब्लिक सिक्योरिटी परेड की सलामी लेते किम। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं अफगानिस्तान के हालात पर वाशिंगटन में क्वाड देशों का मंथन। 24 सितंबर को होने वाली बैठक में प्रधानमंत्री मोदी भी लेंगे हिस्सा। वाशिंगटन में क्वाड देशों का मंथन होने जा रहा है। अफगानिस्तान में नाटकीय घटनाक्रम वहाँ चीन की बढ़ती भूमिका से चिंतित क्वाड देश 24 सितंबर को आमने सामने बैठकर संयुक्त रणनीति बनाएंगे। वाशिंगटन में होने वाली इस बैठक में PM नरेंद्र मोदी भी हिस्सा लेने जाएंगे, जिसकी जल्दी औपचारिक घोषणा होगी। सूत्रों का कहना है कि मोदी क्वाड सम्मेलन में शिरकत करने के अलावा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। इन दोनों ही बैठकों का अहम एजेंडा अफगानिस्तान और उसमें पाकिस्तान व चीन की भूमिका होगी। दरअसल अफगानिस्तान में चीन की बढ़ती भूमिका से क्वाड देश सदस्य देश अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान के साझा हित प्रभावित हो रहे हैं। अफगानिस्तान को लेकर चीन, रूस, ईरान और पाकिस्तान एक हो गए हैं। यहाँ तक कि ड्रैगन ने तो नई तालिबान सरकार को $3 करोड़ के पैकेज का ऐलान भी कर दिया है। उसकी तालिबान से बढ़ती नज़दीक के बाद अमेरिका को अलकायदा और IS से के फिर से मजबूत होने का डर सताने लगा है। वहीं भारत को कश्मीर में आतंकवाद के नए दौर की शुरुआत होने की आशंका है। अमेरिकी रूस और अपनी चिंताओं से अवगत करा चुका है भारत। इस बीच भारत अमेरिका और रूस को अफगानिस्तान को लेकर अपनी चिंताओं से अवगत करा चुका है। इसे लेकर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल, अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA प्रमुख और रूसी NSA के बीच विस्तृत बातचीत भी हुई है। ताइवान में शांति स्थिरता को लेकर भी बात करेंगे योशिहिदे। क्योडो न्यूज़ ने अमेरिकी और जापानी सूत्रों के हवाले से कहा कि 24 सितंबर को वाशिंगटन में होने वाली क्वाड बैठक की आखिरी तैयारियां चल रही हैं। जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा ने इसमें हिस्सा लेने की आधिकारिक रूप से घोषणा कर दी है। निक्केई एशिया ने बताया कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते दबदबे के खिलाफ साझेदारी मजबूत करने के मकसद से सुगा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, भारतीय PM नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के PM स्कॉट मॉरिसन फेस टू फेस बैठक करेंगे। सुगा बाइडेन के साथ ताइवान जल डमरू मध्य में शांति स्थिरता को लेकर भी बात करेंगे। पाकिस्तान पहुंचे CIA प्रमुख, आर्मी चीफ और ISI निदेशक से की मुलाकात। इस्लामाबाद की न्यूज़ है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के निदेशक विलियम बर्न्स बृहस्पतिवार को इस्लामाबाद में पहुंचे। उन्होंने पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और खुफिया एजेंसी ISI निदेशक लेफ्टिनेंट जनरल फैज अमीर से लंबी बातचीत की। नेक्स्ट न्यूज़ यहाँ पर देख लेते हैं। मुंबई के अयान सकांता को पर्यावरण पुरस्कार। भारत के एक और होनहार ने देश का मान बढ़ाया है। पर्यावरण के क्षेत्र में काम करने वाले मुंबई के 12 वर्षीय छात्र अयान सकांता ने अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है। अयान को पर्यावरण से जुड़ी कठिन समस्याओं को हल करने के प्रयासों के लिए 2021 इंटरनेशनल यंग इको
हीरो खिताब से सम्मानित किया गया है। एक विज्ञप्ति के अनुसार अयन कांता ने अपनी परियोजना पवई झील का संरक्षण एवं पुनरुद्धार के लिए 8 से 14 आयु वर्ग में तीसरा स्थान पाया है। वह दुनिया भर के 25 युवा पर्यावरणीय कार्यकर्ताओं में से एक हैं जिन्हें एक्शन फॉर नेचर ने इंटरनेशनल यंग इको हीरो पुरस्कार से सम्मानित किया है। इस पुरस्कार के तहत पर्यावरण के प्रति सचेत 8 से 16 साल की आयु के उन युवाओं को सम्मानित किया जाता है जो कठिन पर्यावरणीय समस्याओं को हल करने के लिए अहम कदम उठा रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं अफगानिस्तान संकट का अमेरिका जिम्मेदार, पुतिन। यहाँ पर ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हुआ। रूसी राष्ट्रपति बोले अफगानिस्तान को आतंकवाद और नशीले पदार्थों की तस्करी का अड्डा बनने से रोक गया। आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई में पूर्ण सहयोग देने पर सभी देश सहमत, मोदी ने ये कहा है। 5 देशों के ब्रिक्स वर्चुअल सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ब्रिक्स देशों ने आतंकवाद के खिलाफ बनी कार्य योजना पर सहमति जताई है। यहाँ पर जो ब्रिक्स सम्मेलन हुआ है इसकी अध्यक्षता भारत ने और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। वैश्विक मंच पर ताकतवर पहचान बन गए हैं ब्रिक्स देश, जिन पर का ये कहना है। समूह ने दिखाई एकजुटता, रामाफोसा ने कहा है, जो दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति हैं। ब्रिक्स में पहली बार हुई कई चीज़ें। इस साल ब्रिक्स में कई चीज़ें पहली बार हुई। मसलन पहला ब्रिक्स डिजिटल हेल्थ सम्मेलन आयोजित हुआ। हमने बहुस्तरीय प्रणाली की मजबूती और सुधार पर साझा नज़रिया अपनाया। जो अगला ब्रिक्स सम्मेलन होगा उसकी अध्यक्षता चीन करेगा। क्या है ब्रिक्स ग्रुप? ब्रिक्स 5 देशों का ग्रुप है। ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका। कौन कौन से देश हैं? भारत, रूस, ब्राज़ील, चीन, दक्षिण अफ्रीका। यह 2011 में बना था। इसे बनाने का मकसद पश्चिमी देशों के आर्थिक और राजनीतिक दबदबे का मुकाबला करना है। 13वें ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजक है भारत। जो अभी ब्रिक्स सम्मेलन हुआ है ये 13वां है और इसका आयोजक भारत रहा है। भारत इस बार सम्मेलन का आयोजक है और प्रधानमंत्री मोदी ने इसकी अध्यक्षता की है। ब्रिक्स देशों ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार पर चर्चा में जान फूंकने के लिए यूएन के प्रमुख अंगों में सुधार के लिए घोषणा स्वीकार की। 5 नेताओं ने नई दिल्ली घोषणा को स्वीकार करते हुए वैश्विक शासन को ज़्यादा उत्तरदायी और प्रभावी बनाने के लिए बहुपक्षीय प्रणाली में मजबूती और सुधार का संकल्प लिया। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू फॉर सपोर्ट।